लो मोहन, गरम चाय पी ले। आज कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। अजीब मौसम हो गया है। मौसम नहीं रघु, कुछ और है। कल रात फिर पहाड़ी की तरफ से आवाजें आई थीं। अरे छोड़ भी मोहन, तू तो हर आवाज में भूत ढूंढ लेता है। मैं मजाक नहीं कर रहा शंभू, मैंने खुद सुना, जैसे कोई औरत रो रही हो। लंबी खिंची हुई आवाज, बचाओ बचाओ। चुप कर यार, ऐसी बातें यहां मत किया कर। पिछली बार भी जब तूने यही कहा था, उसी रात हरिया गायब हो गया था। हरिया तो शहर भाग गया होगा कर्ज से बचने। इसमें पहाड़ी का क्या लेना देना? अगर भागा होता तो उसका मोबाइल खेतों में टूटा हुआ क्यों मिला? और उसके पैरों के निशान पहाड़ी की तरफ क्यों जाते थे? वापस आते क्यों नहीं दिखे? मेरे दादा कहते थे उस पहाड़ी पर एक औरत ने सालों पहले आत्महत्या की थी। शादी के दिन दूल्हा नहीं आया और वो लाल जोड़े में ही पहाड़ी से कूद गई। तब से हर अमावस को वो किसी को अपने साथ ले जाती है। अरे बस अब ये सब छोड़ भी दो। रघु काका आते ही होंगे। शंभू तू जरा चाय गरम करके रख, ठंडी चाय देखकर फिर से डांटना शुरू कर देंगे। क्या आते होंगे वो? देखो, आ रहे हैं। रघु काका को आते देख सब एक साथ चुप हो गए और उनकी तरफ देखने लगे। अरे ओ बच्चों, क्या चल रहा है यहाँ? बड़ी गपशप हो रही है। बताओ तो जरा, क्या बातें हो रही थी? नहीं काका, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही गांव की बातें कर रहे थे। अरे काका, आप आते ही माहौल गर्म हो जाता है। अभी तो आपकी ही चर्चा चल रही थी। काका, हम लोग बस उस पहाड़ वाली लड़की के भूत के बारे में बातें कर रहे थे। हाँ काका, आपने तो बहुत सारे गांव में नौकरी की है, आपके साथ भी कभी भूत वाली घटना हुई होगी ना? ठीक है, सुनो। ये बात है आज से 25 साल पहले की, जब मैं जवान था और मेरा तबादला हुआ था घुटिया गांव में। ऐसा गांव जहां सूरज भी जल्दी ढल जाता था। गांव पहुंचते पहुंचते मुझे रात हो गई थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सामने बाबूलाल मिल गया, जो डाकघर का चपरासी था। अरे रघु, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं बाबूलाल, बस थोड़ा अंधेरा हो गया था रास्ते में, इसलिए देर हो गई। अच्छा हुआ तुम सही सलामत पहुंच गए। चलो अंदर आओ। 1 साल से यहाँ कोई डाकिया नहीं था, तो देखो यहाँ बहुत सारी चिट्ठियां पड़ी हुई है। ये सब चिट्ठियां कल सुबह तुम्हें उनके पते पर देने होगी। पर याद रखना, वो वहां पड़ी हुई चिट्ठी है, उसे कभी हाथ मत लगाना, उसकी तरफ देखना भी नहीं। क्यों? ऐसा क्या है उस चिट्ठी में? 1 साल से वो चिट्ठी उस आदमी तक पहुंची ही नहीं। कम से कम उसे ये तो पता चले कि वो चिट्ठी किसने भेजी है और उसमें आखिर लिखा क्या है। वो चिट्ठी गंगा की है। वो गांव के उस पार रहती है, जहां शाम होते ही सन्नाटा उतर आता है। लेकिन गांव वाले कहते हैं वहां कोई गंगा नहीं रहती, वहां तो एक भूत रहता है। इसीलिए आज तक उस रास्ते पर और उस घर के आसपास भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। बाबूलाल, तू पागल हो गया है क्या? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, समझा तू? 1 साल से ये चिट्ठी यहां पड़ी है और तू मुझे भूत की कहानियां सुना रहा है। गांव वाले तो गांव वाले हैं, पर तू तो एक सरकारी कर्मचारी है। तू ऐसा कैसे बोल सकता है?
बस बहुत हो गया। मैं कल ही जाऊंगा, खुद जाकर उस गंगा के पते पर उसकी चिट्ठी दूंगा। देखता हूं कौन सा भूत मुझे रोकता है। रघु, तुम्हें जाना हो तो जाओ, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं रोका। मैं साफ कह रहा हूं, समझ लो मेरी बात, क्योंकि वहां जाना मतलब सीधा मौत को दावत देना है। बाबूलाल, तू चिंता मत कर। मैं डाकिया हूं और इस काम के लिए मुझे सरकार तनख्वाह देती है। मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटूंगा, समझा तू? मेरा काम है चिट्ठियां पहुंचाना और मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता, चाहे रास्ता कितना भी डरावना क्यों ना हो। शायद तुझे पता नहीं, कुछ लोग डाकिये का कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं। कोई चिट्ठी में अपना प्यार भेजता है, कोई अपने खून पसीने की कमाई के पैसे, तो कोई अपनी सबसे जरूरी खबर, अपनी आखिरी उम्मीद लिखकर भेजता है। लोग चिट्ठियों में सिर्फ शब्द नहीं लिखते बाबूलाल, वो अपनी भावनाएं, अपने आंसू, अपनी दुआएं और अपने सपने भेजते हैं। और हम उन सपनों को उनके असली हकदार तक पहुंचाते हैं। यही हमारा फर्ज है, यही हमारी पहचान है। इसलिए चाहे वहां कोई हो या कुछ भी हो, मैं कल जाऊंगा और वो चिट्ठी उसके असली पते तक जरूर पहुंचाऊंगा। तू क्या काका, आपको बाबूलाल ने उस भूत के बारे में सब बता दिया था, फिर भी आप वहां जाने के लिए तैयार हो गए? आपको डर नहीं लगा? दोस्तों, आप लोग यहां तक आए हो, कहानी सुनी है, इतना प्यार दिया है, तो एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया मेरे मालिक के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेचारा सच में बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा रहता है आपके लिए। आपका एक सब्सक्राइब उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और हमें भी हौसला देता है आगे और अच्छी कहानियां लाने का। तो क्या कहते हो दोस्तों, कर दोगे ना सब्सक्राइब? अगली सुबह मैं डाकघर पहुंचा, गंगा की चिट्ठी उठाई और उसके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ता अजीब तरह से सुनसान था, न कोई जानवर न कोई इंसान, बस मेरे कदमों की आवाज और सूखी पत्तियों की सरसराहट। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये कैसा रास्ता है, जैसे यहां जिंदगी कभी आई ही ना हो। थोड़ी देर चलने के बाद दूर एक टूटा सा मकान दिखाई दिया। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टेढ़ी मेढ़ी और दरवाजा आधा झुका हुआ। मैं रुक गया, दिल धक धक करने लगा। क्या यही है गंगा का घर? लेकिन यहां तो लगता है सालों से कोई नहीं रहता। हवा का एक तेज झोंका आया, दरवाजा हल्का सा हिला और चर्र की आवाज हुई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ उठाया और दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक, गला सूख रहा था, फिर भी मैंने आवाज लगाई, कोई है? घर में कोई है क्या? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने थोड़ा जोर से पुकारा, गंगा जी, डाकघर से आया हूं, आपकी चिट्ठी है। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जैसे घर मेरी आवाज को निगल गया हो। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी, अंदर जाऊं या वापस लौट जाऊं। उसी पल अंदर से जैसे किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? मैं रघु डाकिया हूं। क्या आप गंगा जी हैं? आपकी चिट्ठी आई थी, वही देने आया था डाकघर से। ये लीजिए। गंगा जी, आपका नाम लिखा है इस पर। हाँ, मैं ही गंगा हूं। चिट्ठी तो 1 साल पहले ही आनी थी, पर तुम तो पूरे 1 साल बाद लेकर आए हो। अब क्या करूं मैं इस चिट्ठी का? हाँ, चिट्ठी तो 1 साल पहले ही आ गई थी, पर आपके घर आने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी।
गांव के लोग कहते हैं कि यहां भूत रहता है। बस उसी डर की वजह से किसी ने आपकी चिट्ठी 1 साल तक आपको नहीं पहुंचाई। खामखा के डर ने सबको रोक रखा था। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो जरा चिट्ठी पढ़कर सुनाओगे क्या? क्या लिखा है इस चिट्ठी में? ठीक है, मैं पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है, गंगा, अब से तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। अब मैं शहर में ही रहने वाला हूं और मैंने यहां एक लड़की से शादी कर ली है। हमारे बीच जो शादी हुई थी वो बस एक खेल था, एक मजाक। इसलिए आज से तुम मुझे चिट्ठी मत लिखा करना और मुझे भूल जाना। बस इतना ही लिखा है। शायद लिखने वाले ने ये नहीं सोचा कि कुछ रिश्ते कागज पर नहीं, रूह में लिखे जाते हैं। मैं जैसे ही चिट्ठी के आखिरी शब्द पढ़कर चुप होता हूं, अचानक चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता है। अचानक कहीं पास से धीमी सी सिसकने की आवाज सुनाई देती है। कौन है? कौन रो रहा है? रोने की आवाज तेज हो जाती है, दर्द से भरी, दिल चीर देने वाली। धीरे धीरे धुंध के बीच से गंगा मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं दिख रही। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही हैं। चेहरा और हाथ पूरी तरह सफेद, जैसे शरीर से सारा खून निकल गया हो। गंगा जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? भूल जाओ, उसे भूल जाओ जिसे अपनी जान से ज्यादा चाहा। उसे कैसे भूल जाऊं रघु? मैं तो बस चिट्ठी पढ़ रहा था, मेरा कोई दोष नहीं है। दोष तो उसका था जिसने मुझे धोखा दिया, और गांव वालों का, जिन्होंने मेरी आखिरी चिट्ठी भी मुझ तक नहीं पहुंचने दी। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम ये चिट्ठी लेकर शहर जाओ, उसे वापस दे देना। मैंने इस चिट्ठी पर पता बदल दिया है, और जो मुझे लिखना था वो भी उस पर लिख दिया है। तुम बस ये चिट्ठी उसके हाथ तक पहुंचा देना। बाकी जो होना होगा वो खुद हो जाएगा। मैंने गंगा के हाथ से वो चिट्ठी छीनी और बिना पीछे देखे भागता हुआ सीधे डाकघर आ गया। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैंने वो सब बाबूलाल को बता दिया। तुझे पता है, जब गंगा को ये मालूम पड़ा कि उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी और से शादी करके घर बसा रही है, तो उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। क्या सच में? तो अब मैं और नहीं रुक सकता था। मैं अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ा। जो पता गंगा ने दिया था, मैं निश्चित ही उसी पते पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद वो चिट्ठी मैंने उसके पति के हाथ में दे दी। जैसे ही उसके पति ने वो चिट्ठी पढ़ी, उसके कुछ ही मिनट बाद उसकी मौत हो गई। और इस तरह गंगा ने अपना बदला पूरा कर लिया।